जरा सोचिए, साल 2035 है। आप सुबह उठकर नल खोलते हैं और सिर्फ हवा निकलती है। पानी का टैंकर पता नहीं 1500 रुपए का मिल रहा है शायद, अगर मिल भी रहा है तो। और कॉलोनी के सारे बोरवेल सूखे, पानी को लेकर रोज झगड़े। बिल्कुल। ये डे जीरो की तस्वीर कोई डरावनी फिल्म नहीं लग रही, बल्कि भारत के कई शहरों के लिए ये एक, आप कह सकते हैं, बढ़ता हुआ खतरा है। सही कहा। डे जीरो ये वो भयानक स्थिति है जब किसी शहर के पास अपने लोगों को देने के लिए मतलब पर्याप्त पानी नहीं बचता। हाँ, केप टाउन ने इसे 2018 में बहुत करीब से महसूस किया था, याद होगा आपको। बिल्कुल। और अब भारत में भी ना ये खतरा सिर्फ कागजों या बहसों तक नहीं रह गया है, ये जमीन पर दिखने लगा है। तो आज की हमारी ये गहन पड़ताल, ये चर्चा इसी विषय पर है। भारत का बढ़ता जल संकट और ये जो डे जीरो की बात हो रही है, इसकी संभावना। क्या हम सचमुच पानी खत्म होने की कगार पे पहुंच रहे हैं? आज हम इसी गंभीर सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि जमीन के नीचे मतलब भूजल की ताजा स्थिति क्या है, शहरों में ये जो बोरवेल पर निर्भरता बढ़ी है और रिचार्ज की कमी है उस पर बात करेंगे। हाँ, खेती में पानी कितना लगता है वो आंकड़े समझेंगे, और सबसे जरूरी कि भी इससे निकलने के रास्ते क्या हैं, व्यावहारिक समाधान क्या हो सकते हैं। और हमारी ये सारी बातचीत जाहिर है उपलब्ध स्रोतों और रिसर्च पर ही आधारित होगी। और हमारा मकसद यही है कि इस खतरे की असल गंभीरता को समझें और ये देखें कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या कदम काफी हैं या और बहुत कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की जल स्थिति की एक बड़ी तस्वीर से। स्थिति असल में कितनी चिंताजनक है? देखिए, आंकड़े तो गंभीर चेतावनी दे ही रहे हैं। अगर हम 2021 की बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति सालाना पानी की उपलब्धता थी लगभग 1486 घन मीटर। अच्छा। और अनुमान यह है कि 2031 तक ये घटकर सिर्फ 1367 घन मीटर रह जाएगी। 1367, ये सुनने में तो फिर भी काफी लगता है, लेकिन क्या ये काफी है? यहीं पे बात है। ये सुनने में शायद ज्यादा लगे, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनके हिसाब से 1700 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम उपलब्धता को जल तनाव यानी वाटर स्ट्रेस्ड माना जाता है। ओहो। तो हम उस सीमा से काफी नीचे जा रहे होंगे 2031 तक। और इसका सीधा मतलब ये है कि पानी की कमी का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, उद्योगों पर, आर्थिक विकास पर, सब पर साफ दिखेगा। यानी हम आधिकारिक तौर पर एक वाटर स्ट्रेस्ड देश बनने की राह पर है। और ये तो एक औसत आंकड़ा हुआ ना, मतलब कई इलाकों में तो हालत इससे भी कहीं ज्यादा खराब होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये राष्ट्रीय औसत है। हाँ। जमीनी हकीकत तो जगह जगह बहुत अलग है। आपको याद होगा 2018 में नीति आयोग की वो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आई थी। हाँ हाँ, काफी चर्चा हुई थी उसकी। उसने तो खतरे की घंटी बजा दी थी कि 2020 तक दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई जैसे कई बड़े शहरों में भूजल खतरनाक स्तर तक नीचे जा सकता है। हालांकि बाद में सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया कि उस रिपोर्ट में बहुत गहरे जलभृत, जिन्हें डीप एक्विफर्स कहते हैं, मतलब जमीन के बहुत नीचे पानी के विशाल भंडार, हाँ। उनको शामिल नहीं किया गया था। अच्छा। लेकिन रिपोर्ट की जो मूल चेतावनी थी वो तो अपनी जगह बनी रही। हाँ। कि जो हमारे सतही और मध्यम गहराई वाले एक्विफर्स हैं उन पर दबाव बहुत ज्यादा है। और अभी के मतलब हाल के आंकड़े क्या कह रहे हैं, खासतौर पे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB के? हाँ, CGW जो हमारी मुख्य संस्था है भूजल निगरानी के लिए, उसका 2023-24 का आकलन ये बताता है कि देश भर में भूजल निकासी का जो स्तर है, जिसे स्टेज ऑफ एक्सट्रैक्शन कहते हैं, हाँ। वो औसतन 60.5% है। 60% से ज्यादा? हाँ, मतलब ये हुआ कि साल भर में जितना पानी प्राकृतिक रूप से जमीन में वापस जाता है, रिचार्ज होता है, हम उसका 60% से ज्यादा निकाल ले रहे हैं। बाप रे। और कुल निकासी का आंकड़ा है करीब 245.6 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM। ये बहुत बड़ी मात्रा है पानी की। 60% से ज्यादा निकासी, ये तो ऐसा हुआ कि आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। लंबे समय में तो ये चल ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं चल सकता। और चिंता की बात यह है कि ये तो औसत है। देश के कई ब्लॉक मतलब प्रशासनिक इकाइयां वो ओवर एक्सप्लॉइटेड यानी अतिशोषित श्रेणी में है। ओवर एक्सप्लॉइटेड मतलब वहां निकासी रिचार्ज से 100% से भी ज्यादा है। और कुछ क्रिटिकल यानी गंभीर श्रेणी में है, जहां निकासी 90 से 100% के बीच है। इन इलाकों में तो भूजल तेजी से खत्म हो रहा है। और इस अंधाधुंध निकासी का एक और खतरनाक नतीजा भी है ना, जिसके बारे में शायद कम बात होती है, जमीन का धंसना। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसे लैंड सब्सिडेंस कहते हैं।
जब हम जमीन के नीचे से जरूरत से ज्यादा पानी खींच लेते हैं तो वो जगह खाली होने लगती है और ऊपर की जमीन धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है, धंसने लगती है। अच्छा। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में इसके प्रमाण मिले हैं। वहां जमीन सालाना कई सेंटीमीटर तक धंस रही है। अब हम सोचिए, इससे इमारतों की नींव, सड़कों, पुलों, पानी और सीवर की पाइपलाइनों को कितना बड़ा खतरा है। एक तथ्य जो मैं बार बार सुनती हूँ वो ये कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। दुनिया भर में जमीन से जितना पानी निकाला जाता है उसका लगभग 25% यानी हर चौथा लीटर अकेले भारत इस्तेमाल करता है। 1/4। हाँ, ये दिखाता है कि हम भूजल पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जैसे यूनिसेफ की, वो तो यहाँ तक अनुमान लगाती हैं कि 2050 तक भारत का 40% पानी खत्म हो सकता है। 40%? और CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जैसी संस्थाओं ने चेताया है कि 2030 तक ही करीब 25 भारतीय शहर डे जीरो के कगार पर हो सकते हैं। उत्तरी भारत में तो करोड़ों लोगों की पीने के पानी की सप्लाई पर, जो भूजल पर ही निर्भर है, उस पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ये बड़े आंकड़े और वैश्विक तुलना तो चिंता जगाते ही हैं, लेकिन असल तस्वीर शायद शहरों की गलियों और घरों में रोज दिखती है, जहां ये बोरवेल का कल्चर बहुत आम हो गया है। बिल्कुल, यहीं से वो जो आपने शुरू में 2035 वाली कल्पना की थी ना, हाँ। वो हकीकत के करीब आने लगती है। शहरों में पानी के संकट का एक बड़ा कारण ये बोरवेल संस्कृति ही है। एक अनुमान है कि देश में करीब 3.3 करोड़ बोरवेल हैं। 3,30,00,000? हाँ, ज्यादातर शहरी कॉलोनियों में, अपार्टमेंट्स में पानी का मुख्य स्रोत यही निजी या सामुदायिक बोरवेल है। पर कुएं तो पहले भी होते थे, बोरवेल से दिक्कत क्यों ज्यादा है? क्या फर्क है? फर्क है गहराई का और रिचार्ज का। देखिए, पारंपरिक कुएं ज्यादा गहरे नहीं होते थे। वो बारिश के पानी से आसपास के तालाबों से आसानी से रिचार्ज हो जाते थे। ठीक है। लेकिन बोरवेल ये बहुत गहरे खोदे जाते हैं, 500 फीट, 1000 फीट, कहीं-कहीं तो उससे भी ज्यादा। ये उन गहरे एक्विफर्स से पानी खींचते हैं जिन्हें दोबारा भरने में दशकों या शायद सदियां लग सकती हैं, या कई बार वो ठीक से रिचार्ज होते ही नहीं। अच्छा। और दूसरी बड़ी समस्या ये है कि बोरवेल से पानी निकालना एक तरह से अदृश्य होता है। मीटर तो लगे नहीं होते ज्यादातर, तो लोगों को अंदाजा ही नहीं लगता कि वो कितना पानी निकाल रहे हैं और नीचे जल स्तर कितना गिर रहा है। हाँ, ये तो है। जब एक बोरवेल सूखता है तो अक्सर लोग क्या करते हैं? और गहरा खुदवा लेते हैं। हाँ, और गहरा। समस्या को और बढ़ाते हुए। इसका सबसे ताजा और शायद सबसे डरावना उदाहरण हमने इसी साल 2024 में बेंगलुरु में देखा है ना? हाँ, बेंगलुरु का हालिया जल संकट तो एक सीधी चेतावनी है। शहर ने अपने आधुनिक इतिहास का शायद सबसे भयानक पानी संकट झेला। रिपोर्ट्स ये बता रही थी कि शहर के लगभग 14,000 सरकारी बोरवेल में से करीब आधे, मतलब लगभग 6,900 सूख गए। आधे बोरवेल सूख गए? हाँ, और पानी के टैंकरों के दाम वो 500 रुपए से बढ़कर 2,000 रुपए तक पहुंच गए। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ भूजल पर टिके रहने वाला शहरी विकास का मॉडल कितना अस्थिर और खतरनाक है। लेकिन क्या शहरों में भूजल निकासी को कंट्रोल करने के लिए कोई नियम कानून नहीं है? लोग अक्सर पूछते हैं कि सरकारें कर क्या रही हैं। देखिए, नियम तो बने हैं, लेकिन उनका जमीनी स्तर पर पालन करवाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। अच्छा। केंद्र सरकार की जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, CGWA, उसने 2020 में गाइडलाइंस जारी की थी, जिन्हें 2023 में सुधारा भी गया। इन गाइडलाइंस के तहत शहरी अपार्टमेंट्स और हाउसिंग सोसाइटियों को भूजल निकालने के लिए NOC लेना पड़ता है, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और पानी निकालने की मात्रा के हिसाब से एब्स्ट्रैक्शन चार्जेस भी देने होते हैं। यानी पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, निकासी शुल्क। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये डाली गई है कि अगर सोसाइटी पानी को जमीन में वापस पहुंचाने के लिए, मतलब रिचार्ज के लिए संरचनाएं लगाती है, तो उसे इस शुल्क में छूट मिलती है। सिद्धांत ये है कि उतना निकालो जितना भरो। ये तो हुआ केंद्र का नियम। क्या राज्य और शहर के स्तर पर भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल। कई राज्यों और शहरों के अपने नियम भी हैं। जैसे दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड DJB ने अभी हाल ही में रेन वाटर हार्वेस्टिंग RWH, यानी बारिश के पानी को जमा करके इस्तेमाल करना या जमीन में भेजना, इस पर नई गाइडलाइंस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT में दायर की हैं। NGT में? हाँ, NGT जो पर्यावरण मामलों की विशेष अदालत है। इन गाइडलाइंस में इस बात पर जोर है कि रिचार्ज पिट सही जगह बने, क्योंकि गलत जगह, जैसे गंदे नालों के पास अगर रिचार्ज पिट बना दिया तो वो भूजल को साफ करने के बजाय और गंदा कर सकता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। और चेन्नई का मॉडल तो अक्सर मिसाल की तरह दिया जाता है। हाँ, चेन्नई का मैंने सुना है।
वहाँ 2002-3 में ही हर इमारत के लिए RWH अनिवार्य कर दिया गया था। ये भारत में शायद पहली ऐसी व्यापक कानूनी पहल थी और इसके नतीजे भी दिखे। लोगों की भागीदारी बढ़ी और कुछ इलाकों में भूजल स्तर में सुधार भी हुआ। और बैंगलोर में भी कुछ नियम है शायद। हाँ, बैंगलोर में BWSSB मतलब वाटर सप्लाई बोर्ड, उसने नियम बनाए हैं। नए बनने वाले 30-40 फीट और पुराने 60-40 फीट या उससे बड़े प्लॉट्स पर RWH और ड्यूल पाइपिंग को अनिवार्य किया है। ड्यूल पाइपिंग ये क्या है? ड्यूल पाइपिंग का मतलब है कि घर में दो तरह की पानी की लाइनें हों, एक पीने के साफ पानी के लिए और दूसरी टॉयलेट फ्लशिंग, बगीचे में पानी देने या गाड़ी धोने जैसे कामों के लिए। इस दूसरी लाइन में रिसाइकल्ड पानी या जमा किया हुआ बारिश का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये तो काफी समझदारी की बात लगती है। लेकिन आपने कहा कि नियम तो है पर पालन करवाना मुश्किल है। कई लोग ये भी सोचते होंगे कि ये RWH सिस्टम लगाना महंगा होगा, झंझट का काम होगा। हाँ, ये धारणाएं हैं और व्यावहारिक दिक्कतें भी हैं। जमीनी हकीकत यही है कि ज्यादातर कॉलोनियों में बोरवेल खुदवाना और चलाना आसान लगता है, लेकिन RWH के लिए छत से पाइप लाना, फिल्टर लगाना, स्टोरेज टैंक या रिचार्ज पिट बनाना और फिर उनका रखरखाव करना, ये ज्यादातर लोगों को मुश्किल या गैर जरूरी लगता है। और फिर नियमों को सख्ती से लागू करने वाली एजेंसियों की भी अपनी सीमाएं हैं, कमी है। नतीजा, स्थानीय एक्विफर चुपचाप खाली होते रहते हैं और पानी के टैंकरों पर निर्भरता बढ़ती जाती है, जो कि एक महंगा और अस्थिर विकल्प है। दिल्ली के द्वारका इलाके का उदाहरण तो मैंने पहले दिया। 2014 में ही जमीन 3.5 सेंटीमीटर तक धंसने की रिपोर्ट थी, वो भी अनियंत्रित भूजल निकासी की वजह से। तो ये तो हुई शहरों की कहानी, लेकिन अगर हम पानी के कुल इस्तेमाल को देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा तो अब भी बाकी है, और वो है कृषि। हाँ, ये बात तो हम सब सुनते आए हैं कि भारत में पानी का सबसे बड़ा हिस्सा खेती में जाता है। कितना जाता होगा अंदाजन? देखिए, देश में कुल उपलब्ध ताजे पानी का लगभग 80 से 90% हिस्सा 80 से 90%। हाँ, इतना पानी कृषि सिंचाई में खर्च होता है, और इसमें से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा भूजल से आता है, ट्यूबवेल से आता है। और यहाँ मुख्य समस्या वो फसलें हैं जिनमें पानी बहुत ज्यादा लगता है। बिल्कुल, मुख्य रूप से धान यानी चावल और गन्ना, ये दोनों फसलें वाटर गजलर्स हैं, मतलब पानी की बेहद प्यासी फसलें। पंजाब का उदाहरण देख लीजिए। वहां दशकों से धान की इतनी ज्यादा खेती हुई है कि कई जिलों में भूजल स्तर हर साल 1 मीटर यानी 3 फीट से भी ज्यादा नीचे जा रहा है। हर साल? हर साल। और रिसर्च ने इसका सीधा संबंध ट्यूबवेलों की बढ़ती संख्या और धान की खेती के बढ़ते रकबे से दिखाया है। अंदाजन 1 किलो चावल उगाने में कितना पानी लग जाता होगा? अलग अलग स्टडीज में आंकड़े थोड़े अलग हैं, लेकिन धान की एक फसल को सिंचाई के लिए औसतन 1800 से 2400 मिलीमीटर पानी चाहिए होता है। बाप रे! सोचिए, और ये जरूरत ज्यादातर भूजल को पंप करके पूरी की जाती है। इसी तरह गन्ने का वाटर फुटप्रिंट देखें। वाटर फुटप्रिंट? हाँ, वाटर फुटप्रिंट का मतलब है किसी चीज को बनाने में शुरू से आखिर तक कुल कितना पानी लगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो भारत में चीनी बनाने के लिए जो गन्ना उगता है, उसका औसत वाटर फुटप्रिंट लगभग 1570 घन मीटर प्रति टन है। 1570 घन मीटर प्रति टन? मतलब लीटर में कितना हुआ ये? मतलब 1 टन चीनी बनाने में करीब 15,70,000 लीटर पानी। 15 लाख लीटर से ज्यादा। ये आंकड़े तो वाकई होश उड़ाने वाले हैं। लेकिन क्या किसान आसानी से धान गन्ना छोड़कर दूसरी फसलें अपना लेंगे? इसमें सरकारी नीतियों की भूमिका भी तो होगी। बिल्कुल, सरकारी नीतियां इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। खासकर पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में दशकों से जो MSP पर गेहूं चावल की सरकारी खरीद की व्यवस्था है, हाँ, MSP, उसने किसानों को इन्हीं फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार उनकी उपज खरीद लेगी, दाम मिलेगा। तो फिर कम पानी वाली फसलें? वो पिछड़ गईं। कम पानी में उगने वाली पारंपरिक फसलें जैसे बाजरा, ज्वार, रागी यानी मोटे अनाज और दालें, इनकी जगह गेहूं चावल ने ले ली। नतीजा ये हुआ कि साल भर सिंचाई का दबाव बना रहा और भूजल की पंपिंग बेतहाशा बढ़ी। किसानों के लिए भी आर्थिक सुरक्षा के चलते इन फसलों से हटना आसान नहीं है। और इस पंपिंग के लिए जो बिजली या डीजल लगता है, उसका भी तो असर होता होगा, कार्बन फुटप्रिंट वगैरह। हाँ, इसे कहते हैं ऊर्जा पानी का गठजोड़ या एनर्जी वाटर नेक्सस। ट्यूबवेल चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, बिजली या डीजल। अब अगर बिजली मुफ्त है या बहुत ज्यादा सब्सिडी वाली है, जैसा कई राज्यों में है, हाँ है, तो किसानों को पानी बचाने की कोई आर्थिक प्रेरणा नहीं मिलती। वो सोचते हैं बिजली तो मुफ्त है, जितना चाहे पानी निकालो। इससे ना सिर्फ पानी बर्बाद होता है, बल्कि अगर डीजल पंप है तो कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ता है।
ये एक तरह का दुष्चक्र है। और इन सब इंसानी वजहों के साथ साथ प्रकृति का बदलता मिजाज, मतलब जलवायु परिवर्तन, वो भी तो स्थिति को और बिगाड़ रहा होगा। निश्चित रूप से क्लाइमेट चेंज का असर मॉनसून पर साफ दिख रहा है। बारिश अनियमित हो गई है, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी बेमौसम। हाँ, ये तो महसूस हो रहा है। एक हालिया स्टडी बताती है कि 1982 से 2022 के बीच देश की 87% तहसीलों में जून जुलाई के महीनों में जो खरीफ फसल के लिए सबसे जरूरी होते हैं, बारिश में कमी देखी गई है। 87% तहसीलों में? हाँ, अब जब बारिश कम होगी और अनिश्चित होगी तो किसान सिंचाई के लिए किस पर निर्भर होंगे? भूजल पर। बिल्कुल, तो भूजल पर दबाव और बढ़ जाता है। तो अगर हम इन सब कड़ियों को जोड़ें, प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता घट रही है, भूजल का स्तर खतरनाक तेजी से नीचे जा रहा है, शहर अंधाधुंध बोरवेल पर निर्भर है, रिचार्ज हो नहीं रहा, खेती में पानी का इस्तेमाल बेहिसाब है, गलत फसलें उग रही हैं, ऊपर से जलवायु परिवर्तन का दबाव, तो क्या वो जो 2035 का डे जीरो है वो बस एक काल्पनिक डर है या एक वास्तविक चेतावनी जिससे हमें आज अभी गंभीरता से लेना होगा? इसे सिर्फ एक दूर की कल्पना मानना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी भूल होगी। हमने बेंगलुरु 2024 और उससे पहले शिमला 2018 में पानी की भयानक किल्लत की झलक देख ली है। हाँ, शिमला का तो बहुत बुरा हाल हुआ था। और चेन्नई, दिल्ली, जयपुर जैसे कई और शहर हैं जो हर गर्मी में पानी के गंभीर संकट से जूझते हैं। ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि कैसे पानी की बढ़ती मांग और घटती सप्लाई वाली शहरी व्यवस्था, जो काफी हद तक भूजल पर टिकी है, वो अचानक चमरा सकती है। ये डे जीरो का ही एक रूप है, भले ही हम उसे वो नाम ना दें। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर हमने पानी के स्रोत को टिकाऊ बनाने, मतलब सोर्स सस्टेनेबिलिटी, पर गंभीरता से और तुरंत काम नहीं किया, तो 2030 का दशक आते आते कई भारतीय शहर डे जीरो जैसे भयावह हालात का सामना कर सकते हैं। क्या ये कहना सही होगा? हाँ, बिल्कुल। ये एक गंभीर और तत्काल कार्रवाई की मांग करने वाली चेतावनी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं या इस संकट से निपटने के लिए कुछ तैयारियां भी हो रही हैं? हाँ, यही जानना जरूरी है। क्या सरकारी स्तर पर या संस्थागत स्तर पर कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कोशिशें तो हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। ग्रामीण भारत के लिए केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन JJM एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हाँ, जल जीवन मिशन। इसका मुख्य लक्ष्य तो था 2024 तक हर ग्रामीण घर तक नल से पीने का साफ पानी पहुंचाना, और इसमें काफी प्रगति हुई भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मिशन में सिर्फ पाइपलाइन बिछाने पर ही जोर नहीं है, बल्कि पानी के स्रोत को टिकाऊ बनाने पर भी है। अच्छा, सोर्स सस्टेनेबिलिटी पर भी? हाँ, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, RWH, ग्रे वाटर मैनेजमेंट। ग्रे वाटर मतलब? ग्रे वाटर यानी रसोई, नहाने और कपड़े धोने से निकला कम दूषित पानी, जिसे ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे बगीचे में या टॉयलेट फ्लशिंग में। ओके। और जल ग्रहण क्षेत्रों यानी कैचमेंट एरिया का संरक्षण भी इसमें शामिल है। इसकी प्रगति देखने के लिए एक पब्लिक डैशबोर्ड भी है। ये तो हुई ग्रामीण क्षेत्रों की बात। शहरों के लिए क्या हो रहा है? शहरों में, जैसा हमने पहले बात की, कई राज्यों और नगर निगमों ने RWH को अनिवार्य तो किया है। केंद्र सरकार की CGWA की गाइडलाइंस भी भूजल निकासी को रेगुलेट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन असली चुनौती है इनका प्रवर्तन, मतलब इनको लागू करवाना। आज भी हजारों अवैध बोरवेल चल रहे हैं। पानी के टैंकरों की एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। हाँ, ये टैंकर माफिया वाली बात तो सुनते ही हैं। और जो RWH सिस्टम लगे भी हैं, उनका रख रखाव अक्सर ठीक से नहीं होता और वो बेकार पड़े रहते हैं। हालांकि अब NGT और राज्यों के जल बोर्ड जैसी संस्थाएं गाइडलाइंस और नियंत्रण को सख्त करने की दिशा में बढ़ रही हैं, ये एक सकारात्मक बात है। इन कोशिशों के बावजूद क्या कोई बड़ी कमी नजर आती है? जैसे शायद हमें पता ही नहीं कि असल में कौन कितना पानी निकाल रहा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। डेटा की कमी, आंकड़ों का अभाव, ये एक बहुत बड़ी बाधा है। खासकर निजी बोरवेल, हाउसिंग सोसाइटियों, कॉलोनियों द्वारा असल में कितना भूजल निकाला जा रहा है, इसका भरोसेमंद और पूरा डेटा हमारे पास है ही नहीं। तो फिर मैनेजमेंट कैसे होगा? वही तो, बिना सटीक डेटा के प्रभावी प्रबंधन कैसे हो सकता है? इसके लिए स्मार्ट वाटर मीटरिंग को बोरवेल पर लगाना और NOC देने की प्रक्रिया को रिचार्ज के ऑडिट से जोड़ना, ये बहुत जरूरी है। वैसे CGWB ने 2020 में भूजल बढ़ाने के लिए एक मास्टर प्लान भी बनाया था, जिसमें पर्कुलेशन टैंक, नाला बंड, चेक डैम, इंजेक्शन वेल, रिचार्ज शाफ्ट्स जैसी आर्टिफिशियल रिचार्ज तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने का सुझाव दिया गया है। तो चुनौतियां साफ हैं, कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन शायद नाकाफी हैं। चलिए अब जरा समाधानों पर विस्तार से बात करते हैं। उम्मीद की किरण कहाँ है?
क्या किया जा सकता है जिससे डे जीरो की नौबत न आए? समाधान मौजूद हैं और अच्छी बात यह है कि ये तकनीकी भी हैं और नीतिगत भी। इनको लागू करने के लिए एक मल्टी लेवल अप्रोच चाहिए। शहर, कॉलोनी, खेत और घर, हर स्तर पर। ठीक है, तो इन्हें एक एक करके समझते हैं। शहर और कॉलोनी के स्तर पर क्या क्या किया जाना चाहिए? देखिए, पहला और सबसे जरूरी कदम है RWH और भूजल रिचार्ज को एक अनिवार्य नागरिक सेवा, एक यूटिलिटी की तरह स्थापित करना। अनिवार्य कैसे? हर तरह की इमारत के लिए, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल, उसके लिए साफ डिजाइन कोड हों। जैसे छत का एरिया कितना है और उस इलाके में औसत बारिश कितनी होती है, इसके आधार पर यह तय हो कि उस बिल्डिंग को कम से कम कितना पानी रिचार्ज करना ही होगा। अच्छा। और इसे सालाना बिल्डिंग फिटनेस या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से जोड़ा जा सकता है, जैसा चेन्नई ने किया है और कुछ हद तक बेंगलुरु ने भी कोशिश की है। और दूसरा आपने जिक्र किया था बोरवेल पर मीटर लगाना। हाँ, ये बेहद जरूरी है। हर कॉलोनी, सोसाइटी या बड़े संस्थान के बोरवेल पर एक टोटलाइजर मीटर लगाना अनिवार्य हो। ये मीटर बताएगा कि कुल कितना पानी निकाला गया। और इस मीटर की रीडिंग का डेटा हर महीने CGWA या संबंधित राज्य प्राधिकरण के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना भी अनिवार्य हो। और अगर कोई कम रिचार्ज करे और निकाले ज्यादा, तो उस पर जुर्माना लगे। अगर किसी सोसाइटी का सालाना रिचार्ज उसकी कुल निकासी से कम पाया जाता है, तो उस पर बढ़ती हुई दर से अतिरिक्त जल शुल्क या जुर्माना लगाया जाए। सिद्धांत साफ हो, जितना निकालो उससे ज्यादा भरो या कम से कम उतना तो भरो ही। ठीक है। और तीसरा महत्वपूर्ण उपाय था ड्यूअल पाइपिंग। बिल्कुल, सभी नए बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में इसे अनिवार्य करना चाहिए और पुराने प्रोजेक्ट्स में भी इसे धीरे धीरे लागू करने के लिए नीतियां बने। इससे पीने का पानी बचेगा, है ना? हाँ, इससे पीने योग्य जो हमारा बहुमूल्य साफ पानी है, वो फ्लशिंग, बागवानी, गाड़ियां धोने जैसे कामों में बर्बाद नहीं होगा। इन कामों के लिए ट्रीटेड ग्रे वाटर या जमा किया हुआ बारिश का पानी इस्तेमाल हो सकता है। BWSB का मॉडल इस दिशा में एक अच्छा उदाहरण है। क्या इसमें कुछ आर्थिक प्रोत्साहन भी मदद कर सकते हैं, जैसे सब्सिडी या छूट? हाँ, क्यों नहीं। सरकार सोसाइटी स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर भी अगर कोई असरदार रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे इनफिल्ट्रेशन ट्रेंच या रिचार्ज वेल, तो उसके लिए कैपिटल सब्सिडी दे सकती है। बनाने के लिए सब्सिडी? हाँ, और सिर्फ बनाने के लिए नहीं, बल्कि उनके अच्छे रखरखाव और वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके आधार पर सालाना प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकती है, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। अच्छा, ये बढ़िया है। इसके अलावा शहरों को अपने वाटर सप्लाई नेटवर्क में लीकेज कम करने पर युद्ध स्तर पर काम करना होगा। ये जो NRW है, नॉन रेवेन्यू वाटर, हाँ, जो पानी पाइपलाइन में ही लीक हो जाता है या चोरी हो जाता है। बिल्कुल, इसे कम करने के लिए सप्लाई नेटवर्क को छोटे छोटे जोन में बांटना, हर जोन में फ्लो मीटर लगाना, पानी के प्रेशर को मैनेज करना और स्मार्ट वॉल्व जैसी तकनीकें अपनानी होंगी। ये तो हुए शहर और कॉलोनी स्तर के बड़े उपाय। अगर हम घरेलू स्तर पर बात करें, तो एक व्यक्ति या एक परिवार क्या कर सकता है? क्या इससे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। घरेलू स्तर पर भी काफी कुछ किया जा सकता है। आप सोचिए, एक सामान्य भारतीय शहर में अगर आपके घर की छत सिर्फ 1000 वर्ग फुट की है, हाँ। तो आप साल भर में औसतन 60,000 से 70,000 लीटर बारिश का पानी जमा कर सकते हैं। 60 से 70,000 लीटर 1000 स्क्वायर फुट की छत से? हाँ, ये पानी एक छोटे परिवार की कई गैर पीने योग्य जरूरतें, जैसे टॉयलेट फ्लशिंग, बगीचे में पानी देना, फर्श धोना, ये सब आसानी से पूरी कर सकता है। और अगर इसे फिल्टर करें तो? या फिर इसे एक छोटे रिचार्ज पिट के जरिए जमीन में वापस भेजा जा सकता है। पानी की क्वालिटी के लिए पहली बारिश के पानी को बहा देना, जिसे रेन फर्स्ट फ्लश कहते हैं, और एक साधारण सा सैंड कार्बन फिल्टर इस्तेमाल करना काफी होता है। तो घर पर भी बहुत कुछ संभव है। अब वापस चलते हैं कृषि पर, जो पानी का सबसे बड़ा उपयोगिता है। यहाँ मांग पक्ष पर, मतलब डिमांड साइड पर, क्या बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं? कृषि में बदलाव लाना शायद सबसे चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यहीं से सबसे बड़ा असर भी पड़ेगा। यहाँ मांग पक्ष प्रबंधन यानी डिमांड साइड मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। तो पहला कदम क्या हो? पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की कमी है, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी UP, महाराष्ट्र का गन्ना बेल्ट। हाँ। वहां किसानों को पानी की प्यासी फसलें, धान और गन्ना, इनकी जगह कम पानी में उगने वाली फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, जैसे मोटे अनाज, बाजरा, रागी, ज्वार, दालें, तिलहन। लेकिन किसान मानेंगे कैसे? MSP का मुद्दा है। बिल्कुल, इसीलिए सिर्फ सलाह देने से काम नहीं चलेगा।
इन वैकल्पिक फसलों के लिए बेहतर एमएसपी देनी होगी, आसान सरकारी खरीद की व्यवस्था करनी होगी और मजबूत बाजार लिंकेज बनाने होंगे ताकि किसान को बेचने में दिक्कत ना हो। ठीक है। और सिंचाई के तरीकों में सुधार? हाँ, ये दूसरा बड़ा क्षेत्र है। ये जो पारंपरिक बाढ़ सिंचाई है, फ्लड इरिगेशन, जिसमें पूरे खेत में पानी भर देते हैं, इसमें पानी की बहुत बर्बादी होती है। हाँ, वो तो दिखता ही है। इसकी जगह सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां, मतलब ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम, इनको बड़े पैमाने पर अपनाना होगा, खासकर गन्ना, कपास, फल, सब्जियों जैसी फसलों के लिए। इसके लिए शायद सब्सिडी भी मिलती है। मिलती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा नीतिगत बदलाव ये हो सकता है कि किसानों को मुफ्त या सस्ती बिजली देने की बजाय प्रति किलोलीटर पानी बचाने पर सीधा आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए। मतलब तकनीक अपनाने के लिए सब्सिडी तो मिले, पर असली फायदा पानी बचाने पर हो। अच्छा, ये दिलचस्प है। और धान जैसी फसलें जिन्हें पानी ज्यादा चाहिए ही, क्या वहां भी बचत की गुंजाइश है? बिल्कुल है। धान की खेती के लिए भी अब पानी बचाने वाली नई तकनीकें आ रही हैं, जैसे DSR यानी डायरेक्ट सीडेड राइस। DSR? हाँ, इसमें धान की नर्सरी तैयार करके रोपाई करने के बजाय बीज सीधे खेत में बो दिए जाते हैं या फिर मेड़ों पर बुआई की जाती है। सीडिंग ऑन रेज्ड बेड्स। हाँ, इससे पानी बचता है। हाँ, कुछ शुरुआती परीक्षणों और किसानों के अनुभवों से पता चला है कि इन तरीकों से पारंपरिक रोपाई वाले धान की तुलना में 20-25% तक पानी की बचत हो सकती है। साथ में मजदूरी और ऊर्जा की भी बचत होती है। इन्हें लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। और वो जो ऊर्जा पानी का गठजोड़ था, उसे कैसे तोड़ा जा सकता है? वो मुफ्त बिजली वाली बात? इसे तोड़ने के लिए एक हिम्मत भरा नीतिगत कदम उठाना होगा। कृषि के लिए जो मुफ्त या फ्लैट टैरिफ बिजली की व्यवस्था है, जिसने भूजल के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा दिया है, उसे धीरे धीरे खत्म करके मीटर्ड सप्लाई की ओर बढ़ना होगा। मतलब जितनी बिजली इस्तेमाल करो उतना बिल दो। लेकिन इससे किसानों पर बोझ बढ़ेगा। हाँ, इसीलिए अचानक नहीं करना होगा और साथ में किसानों को सौर ऊर्जा पंप अपनाने में पूरी मदद करनी होगी, सब्सिडी देनी होगी। और जो किसान सोलर पंप से जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करें, उन्हें ग्रिड में वापस बेचने पर अच्छा फीड इन टैरिफ देना होगा। अच्छा, तो कमाई भी हो सकती है। हाँ, इससे ज्यादा पंपिंग इज इक्वल टू ज्यादा फायदा वाला जो उल्टा प्रोत्साहन है वो खत्म होगा। किसान पानी तभी पंप करेगा जब फसल को वाकई जरूरत होगी, न कि इसलिए कि बिजली मुफ्त है। तो ये सभी समाधान मिलकर एक उम्मीद भरा रोड मैप तो पेश करते हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर शहर, कॉलोनी, घर और खेत सभी स्तरों पर ईमानदारी से कोशिश की जाए तो स्थिति संभाली जा सकती है। एकदम सही कहा आपने। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समाधान हमारे पास है। जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की, संस्थागत सुधारों की और सबसे बढ़कर जन जागरूकता और भागीदारी की। अगर हम वर्षा जल संचयन और भूजल रिचार्ज को अपनी इमारतों के डिजाइन का, अपनी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बना लें, अगर हर बोरवेल से निकलने वाले पानी का हिसाब रखा जाए और अगर हम पानी की मांग को समझदारी से प्रबंधित करें, खासकर खेती में, तो 2035 का डे जीरो टाला जा सकता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी लगता है कि ये सिर्फ सरकारों या विशेषज्ञों का ही काम नहीं है। ये एक तकनीकी चुनौती जितनी है, उतनी ही एक सामाजिक बदलाव की भी मांग करती है। बिल्कुल। शहर में रहने वाले नागरिक का अपनी छत पर पानी सहेजना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खेत में किसान का कम पानी वाली फसल उगाना या सिंचाई का तरीका बदलना। आज हम जो तैयारी करेंगे वही 2035 और उसके बाद हमारे जीवन और भविष्य को सुरक्षित करेगी। एकदम सही। ये एक साझा जिम्मेदारी है जिसे हमें मिलकर निभाना होगा। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आप जरूर सोचिएगा। क्या पानी हमारे लिए सिर्फ एक वस्तु है, एक संसाधन जिसे हम खरीदते और इस्तेमाल करते हैं, या ये एक अनमोल साझा विरासत है, एक जिम्मेदारी है जिसका प्रबंधन समाज के हर स्तर पर हर व्यक्ति द्वारा मिलकर किया जाना चाहिए? सोचिएगा जरूर।